नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मॉम, आपको पता है ना, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं उसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन आप हैं कि मेरे पसंद या नापसंद के बारे में ध्यान ही नहीं देती। आरव, जो राठौर ग्रुप एंड कंपनी का इकलौता वारिस था, जिसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसकी सारी मांगें पूरी कर दी जाती। लेकिन वो कौन सी मांग थी जो उसके मम्मी पापा उसकी मर्जी के खिलाफ करते रहे? और क्या हो जब उसके मम्मी पापा उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी ही मर्जी चलाते रहे? और क्या हो जब उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ न चले? तब वह कितना परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, करोड़ों अरबों के मालिक होते हुए भी आरव जैसे रईसजादे को ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक समय आने पर परेशान कर देती है, उसकी रात की नींद और दिन का चैन छीन लेती है? तो चलिए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी की शुरुआत होती है एक बेसहारा अनाथ लड़की चारू से, जो कि आरव के घर में उसके मम्मी पापा के रहमो करम पर पल बढ़ रही होती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक छोटा सा तिनका वैसे तो किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, उसके होने या न होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वही तिनका अगर उस इंसान की आंख में चला जाए तो वह कितना परेशान कर देता है। ठीक वैसे ही चारू भी आरव की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती थी। उसका होना या न होना आरव की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आरव चारू के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाता और उसे उसका महत्व समझ में आता है। उसके बाद आरव की जिंदगी ही बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं चारू ने ऐसा क्या किया, या आरव की जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो चारू उसके जीवन में इतना महत्व रखने लगती है। शहर के सबसे पॉश इलाके में राठौर ग्रुप एंड कंपनी के मालिक की सबसे बड़ी हवेली की सुंदरता देखते ही बनती थी। आरव उसी भव्य हवेली का इकलौता वारिस था। आरव की उम्र लगभग 28 वर्ष थी, लेकिन वह देखने में किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं दिखता था। वह देखने में जितना सुंदर था, स्वभाव से उतना ही चिड़चिड़ा भी था। उसका एक ही उसूल था, जो चीज़ उसे पसंद नहीं थी उसका वजूद भी उसके आसपास नहीं होना चाहिए था। और इस पूरी हवेली में अगर कोई एक इंसान था जिससे वह बेइंतहा नफरत करता था, तो वह थी चारू। चारू उस हवेली के हर कोने को रोशन करने वाली एक शांत, खूबसूरत और सलीकेदार लड़की थी, जो राठौर परिवार का खून नहीं थी, लेकिन आरव के माता पिता दयानंद और आराधना जी के लिए वह उनकी सगी बेटी से भी बढ़कर थी। आज के 15 साल पहले एक तूफानी रात में दयानंद जी अपने दिवंगत दोस्त की 10 साल की अनाथ और सहमी हुई बच्ची को इस घर में लेकर आए थे। 12 साल के आरव ने जब पहली बार उस रोती हुई बच्ची को देखा तो उसके बाल मन ने उसे एक घुसपैठिया मान लिया। आरव को लगा कि उसके माता पिता का प्यार अब बट जाएगा और वह मासूम सी असुरक्षा समय के साथ एक गहरी नफरत में बदल गई। आरव को लगता था कि चारू एक एहसान फरामोश लड़की है, जो उसके भोले भाले माता पिता की भावनाओं का फायदा उठाकर उनकी दौलत और प्यार पर कब्जा कर रही है। सुबह के 8 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। चारू, जिसने एक सादी लेकिन बेहद खूबसूरत लाल रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, सबको नाश्ता परोस रही थी। 25 साल की चारू की आंखों में एक अजीब सी गहराई और खामोशी थी। वह जानती थी कि इस घर का चिराग उसे फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन फिर भी दयानंद जी और आराधना जी के प्यार ने उसे हर जहर को पीने की ताकत दी थी। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ आई। आरव अपने कस्टमाइज इटालियन सूट में नीचे उतरा। उसकी तीखी नजरें जैसे ही चारू पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अरुचि का भाव आ गया। गुड मॉर्निंग आरव, चारू ने धीमी लेकिन मीठी आवाज में कहा और उसकी तरफ
कॉफ़ी का कप बढ़ाया। आरव ने कप को अनदेखा करते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मॉम, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी ब्लैक कॉफ़ी नौकरों से ही भिजवा दिया कीजिए। मुझे सुबह सुबह किसी का मनहूस चेहरा देखकर अपना दिन खराब नहीं करना है। चारू के हाथ हवा में ही रुक गए। एक पल के लिए उसकी पलकें झुक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और चुपचाप कप वापस टेबल पर रख दिया। आरव, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी नौकर नहीं बल्कि इस घर की बेटी है। दयानंद जी ने अखबार नीचे रखते हुए सख्त लहजे में कहा। आरव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, डैड, आप लोगों ने इस अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट को अपनी बेटी मान लिया है, मैंने नहीं। मेरे लिए यह सिर्फ एक लड़की है जो हमारे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारू बिना कुछ कहे वहां से रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी दयानंद जी की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। रुक जाओ चारू बेटा, आज मुझे तुम दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दयानंद जी का लहजा गंभीर था। आराधना जी ने उठकर चारू का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। आरव अपनी घड़ी देखते हुए झुंझलाया, डैड, जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दयानंद जी ने एक गहरी सांस ली, आराधना जी की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर आरव से मुखातिब होते हुए कहा, आरव, तुम्हारी उम्र अब सेटल होने की हो गई है। हमने फैसला किया है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आरव ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है डैड, आप जिस भी रईस खानदान की लड़की को मेरे लिए चुनेंगे मैं शादी कर लूँगा। बिजनेस के लिए यह अलायंस बुरा नहीं होगा। हमने लड़की चुन ली है आरव। आराधना जी की आंखों में चमक थी, और वह कोई बिजनेस अलायंस नहीं है। हमारे घर की बहू हमारी बेटी चारू बनेगी, जैसे किसी ने डाइनिंग रूम में बम फोड़ दिया हो। चारू झटके से खड़ी हो गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंकल, आंटी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन उससे भी भयानक प्रतिक्रिया आरव की थी। वह कुर्सी को पीछे धकेलते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और आंखों में जैसे आग भड़क उठी थी। ये क्या बकवास है डैड? ये क्या बकवास है मॉम? आरव की आवाज़ से हवेली की दीवारें गूंज उठी। ये बकवास नहीं है बेटा, हमारा आखिरी फैसला है। शिवानी से बेहतर तुम्हारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। वो इस घर को, तुम्हें और हमें अच्छी तरह से जानती है। दयानंद जी ने अडिग होकर कहा। आरव ने अपनी नफरत भरी उंगली चारू की तरफ उठाई, जो अभी भी सदमे में कांप रही थी। इस सड़क से उठाई हुई लड़की से मैं शादी करूंगा? डैड, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस 2 कौड़ी की लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ये सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना। बहुत अच्छा जाल बिछाया है इसने आप दोनों पर। आरव, जुबान पर लगाम दो। दयानंद जी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। नहीं अंकल, इस बार आवाज़ चारू की थी। हमेशा चुप रहने वाली चारू की आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की आग थी। उसने आरव की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आरव जी सही कह रहे हैं, मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। जो इंसान मेरी इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपना जीवन साथी कभी नहीं मान सकती। आरव ने एक नफरत भरी हंसी हंसी। देखा डैड, इसका ड्रामा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और सुन लो, ये शादी कभी नहीं होगी। आरव तूफान की तरह वहाँ से निकल गया। पीछे छूट गई सन्न खड़ी चारू और एक ऐसा फैसला जिसने उस घर की नींव को हिलाकर रख दिया था। दयानंद जी और आराधना जी ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि रास्ता कांटों भरा है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आग के बिना सोना कुंदन नहीं बनता। खेल तो बस अब शुरू हुआ था। उस मनहूस सुबह के महज 2 दिन बाद ही दयानंद जी को माइनर हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने आरव और चारू के सामने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में इस शादी की शर्त रख दी। मजबूरन अपने पिता की जान बचाने के लिए आरव को अपना गुरूर और चारू को अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर इस बेमिसाल रिश्ते के लिए हाँ कहनी पड़ी। आज राठौर हवेली को किसी नववधू की तरह सजाया गया था।
गेंदे के फूलों की खुशबू और शहनाई की गूंज से पूरा माहौल खुशनुमा था। आज आरव और चारू की हल्दी की रस्म थी। आंगन के बीचों बीच रखे सजे हुए झूलों पर दोनों को बैठाया गया था। चारू ने पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, जिसमें वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और बगावत का तूफान छुपा हुआ था। वहीं आरव पीले कुर्ते में भी अपने चिर परिचित ठंडे और कठोर अंदाज में बैठा था। मेहमानों के सामने दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे दुनिया का सबसे खुशहाल जोड़ा हो। लेकिन जैसे ही कोई आसपास नहीं होता, उनके बीच की हवा भी जैसे जम जाती। रस्म के दौरान आरव को चारू के गालों पर हल्दी लगानी थी। आराधना जी ने प्यार से हल्दी की कटोरी आरव के हाथ में थमा दी और मेहमानों को देखने चली गई। आरव ने अपनी उंगलियों में हल्दी ली और चारू की तरफ झुका। मेहमानों को लगा कि वह कोई प्यार भरी बात कह रहा है, लेकिन आरव के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह थे। क्या कमाल की अदाकारा हो चारू तुम, आरव ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में नफरत कूट कूट कर भरी थी। डैड की बीमारी का क्या खूब फायदा उठाया है तुमने। फाइनली अनाथ आश्रम की लड़की राठौर एम्पायर की मालकिन बनने जा रही है। खुश तो बहुत होगी ना तुम। आरव ने जानबूझकर थोड़ी सख्ती से उसके गाल पर हल्दी मली। चारू की त्वचा उस खुरदुरे स्पर्श से छिल सी गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने अपनी बड़ी बड़ी शांत आंखें उठाई और सीधे आरव की धधकती आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था, बल्कि एक धारदार शांति थी। मेरी हैसियत अनाथ आश्रम की जरूर थी आरव जी, लेकिन मेरी परवरिश में आपके जैसी नीच सोच नहीं है। चारू ने उसी धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में जवाब दिया। मैंने ये हाँ सिर्फ पिता जैसे अंकल की सांसों के लिए कही है। आपकी ये दौलत, ये हवेली और आपका ये खोखला रुतबा मेरे लिए इस हल्दी के दाग से भी कम अहमियत रखता है। आरव एक पल के लिए सन्न रह गया। आज तक राठौर खानदान के इकलौते वारिस से किसी ने इस लहजे में बात करने की जुर्रत तक नहीं की थी। चारू का ये बागी रूप उसके लिए नया था। तुम्हारी ये बगावत सिर्फ बातों तक ही है। शादी के बाद मैं इस हवेली को तुम्हारे लिए वो नर्क बनाऊंगा कि तुम खुद इस रिश्ते से भीख मांगकर भागोगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दबाते हुए कहा। चारू ने अपना हाथ झटके से तो नहीं छुड़ाया, क्योंकि मेहमान देख रहे थे, लेकिन उसने आरव की उंगलियों पर अपनी उंगलियों का ऐसा दबाव बनाया कि आरव को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए आरव जी। जिसने बचपन से अपनों को खोने का नर्क देखा हो, उसे आपके बनाए नर्क से डर नहीं लगता। रही बात भागने की, तो याद रखिएगा, मैं वो नहीं जो मैदान छोड़ दे। आप अपना नर्क तैयार रखिए, मैं उसमें भी मुस्कुराकर जीना जानती हूँ। दोनों की नज़रें एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई थी जैसे दो तलवारें आपस में टकरा रही हो। तभी आरव के हाथ की एक उंगली गलती से चारू की गर्दन को छू गई। गुस्से और नफरत के उस उबलते हुए पल में भी उस अनचाहे स्पर्श से दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आरव ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एक पल के लिए विचलित हो गया था। ये कैसा एहसास था? उसे तो इस लड़की से सिर्फ नफरत थी, फिर उसके एक स्पर्श से उसकी धड़कनें क्यों बेकाबू हो रही थी? चारू ने भी नजरें चुरा ली। उसके गालों पर हल्दी से ज्यादा अब एक अजीब सी लालिमा छा गई। रात को मेहंदी की रस्म में भी यही नज़ारा था। चारू के हाथों में आरव के नाम की मेहंदी लग रही थी। आरव दूर खड़ा ड्रिंक पीते हुए उसे घूर रहा था। चारू की नज़रें जब उठी तो उसने आरव की आंखों में देखा। वहाँ गुस्सा था, घमंड था, लेकिन एक अजीब सी कसमकस भी थी जिसे आरव खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शादी की रात नज़दीक आ रही थी। दो लोग जो एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खा चुके थे, अब 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे थे। ये शादी नहीं, एक महायुद्ध की शुरुआत थी। 7 फेरों और कस्मे वादों का नाटक खत्म हो चुका था। राठौर हवेली का सबसे बड़ा बेडरूम, जो अब आरव
और चारू का कमरा था। मोगरे और गुलाब के फूलों से महक रहा था। लाल जोड़े में सजी चारू बिस्तर के एक किनारे में खामोश बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन ये घबराहट किसी नई नवेली दुल्हन की नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान की आहट थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी के